हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा, केमिस्ट्री टीचर। आप सभी का अपने चैनल प्रो टीचर डू नंबर 1 थिंग्स में स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप सभी प्रतिदिन की भांति स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रूप से 100% बढ़िया चल रही होगी। तो अगर हम आज के टॉपिक की बात करें, वैसे तो ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का जो बचा हुआ टॉपिक था उसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। हमने पिछले वीडियो में ऑक्सीडेशन रिडक्शन तक की अभिक्रियाओं को बता दिया था। आज उसके आगे की जो बातचीत है इसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। हिंदी में अगर बात करें इसको कहा जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शंस। मीन्स ये हो गया, देखो रिवर्सिबल शब्द का जब मतलब समझ में आता है तो ये हमारे दिमाग में आता है कुछ रिवर्स जैसा प्रोसेस होता होगा। मीन्स ये होता है कि दोनों डायरेक्शंस में होने वाले रिएक्शंस, आपने कुछ कंपाउंड लिए रिएक्टेंट के रूप में, उनकी रिएक्शन कराई, उनसे बनाया प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर दिया दोबारा रिएक्टेंट्स में। इसका मतलब 2 डायरेक्शंस में रिएक्शन हो रही है। अगर हम डिफिनेशन की बात करें इसको लिखित रूप से, अ रिएक्शन इन विच द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट मीन्स क्या हो गया, एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना एंड द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स, दोबारा प्रोडक्ट को रिएक्टेंट्स में सिमिल्टेनियसली मीन्स होता है एक समान रूप से कन्वर्ट किया जा सकता है। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट यहाँ पे हो सकता है। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट रिएक्शन वी विल डिस्कस दैट। अच्छा, इसके बारे में एक और प्रॉपर्टी है द डबल एरो। ये जो साइन बना हुआ है डबल एरो का, ये अगर आपको दिख जाए डबल एरो साइन इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज रिवर्सिबल नेचर। जब कभी आपको ये साइन दिख जाए, एरो का साइन हो गई डबल एरो दिख जाए, तो समझ जाइएगा कि वो हमारी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें वन बाय वन। फर्स्ट एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl एंड अमोनिया NH3 थ्रू अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। करना क्या है आपको, अमोनियम क्लोराइड लेना है, इस अमोनियम क्लोराइड को डिकम्पोज कर देना है तो NH3 प्लस का HCl बनेगा, अमोनिया गैस फॉर्म में, HCl गैस फॉर्म में, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में। अगर हम चाहें तो NH3 अमोनिया प्लस का हाइड्रोजन क्लोराइड HCl दोनों को दोबारा कन्वर्ट करके NH4Cl में बदला जा सकता है। अगर अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया तो हमारा जो अमोनिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड है बच्चा लोग, वो दोबारा कन्वर्ट होकर के NH4Cl में आ सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट आपका PCl3 प्लस का Cl2 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस का क्लोरीन जो कि गैस फॉर्म में है। पिछली अभिक्रियाओं में भी हमने बताया कि Cl2 O2 H2 ये सब जब इस फॉर्म में लिखी होंगी डाई एटॉमिक फॉर्म में तो इनको गैस कहा जाता है। PCl3 प्लस का Cl2, 3 मॉलिक्यूल 2 इसमें ऐड हो जाएंगे, PCl5। PCl3 प्लस Cl2 इज इक्वल टू PCl5। रिवर्सिबल का साइन लगा है। अगर हम चाहें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करके इस PCl5 को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को दोबारा PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम हमको नहीं होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन H2 प्लस का I2 आयोडीन, ये दोनों गैस फॉर्म में है, दोनों को हमने क्या किया, प्लस लगाया, दोनों को कन्वर्ट कर दिया 2Hi में, आपका क्या बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। चाहे तो हाइड्रोजन आयोडाइड को दोबारा कन्वर्जन कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस में और आयोडीन में, ठीक है। यहाँ तक की बात कंप्लीट है। अच्छा, अब अगर बात करें इरिवर्सिबल की,
तो जस्ट अपोजिट प्रोसेस होता है। हम जब रिवर्सिबल की बात करते हैं तो रिएक्शन बोथ डायरेक्शंस में हो रही है। जब हम इरिवर्सिबल की बात करते हैं तो नॉर्मली जो रिएक्शन वन डायरेक्शन में की जाती है, दोनों दिशाओं में नहीं होती है, केवल वन डायरेक्शन में होती है, उनको इरिवर्सिबल कहा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। रिवर्सिबल मीन्स बोथ डायरेक्शंस, इरिवर्सिबल मीन्स ओनली वन डायरेक्शन। अच्छा, आगे का कॉन्सेप्ट क्या है इसका, जरा इरिवर्सिबल का देख लेते हैं। A fundamental concept of chemistry is that chemical reactions occurred when reactants reacted with each other to form products। क्या मतलब समझे आप? इसका मीन्स ये हो गया कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो पहले से आप जानते हैं। आपको दो रिएक्टेंट दिए गए, दो कंपाउंड दिए हमने, दो एटम्स दिए, आपने क्या किया, दोनों एटम्स को मिलाया, एक मॉलिक्यूल बनाया या कंपाउंड बनाया। मेन समझ में आ गया ना? अगर व्हेन रिएक्टेंट्स रिएक्टेड विद ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट, एक बार प्रोडक्ट बन गया, उस प्रोडक्ट को दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नॉट चेंज इन रिएक्टेंट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। एग्जांपल की बात कर लेते हैं। N2 नाइट्रोजन गैस प्लस का O2 ऑक्सीजन गैस, दोनों कंबाइंड हुए, एरो का साइन लगा हुआ है। नाइट्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 2 एटम्स, जनरली आराम से हो जाएगी रिएक्शन। क्या बन गया आपका? 2NO बन गया है। इसको बोलते हैं क्या हम लोग? नाइट्रिक ऑक्साइड। जितने भी ऑक्साइड होते हैं इनको थोड़ा याद रखने की ज्यादा आवश्यकता है। N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। जनरली कुछ लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड जल्दबाजी में बोल जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन कितनी बार दिया हुआ है। तो N2O4 एक्सचेंजेबल 2NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया है। नाइट्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 4 एटम्स, N2O4 एक्सचेंज इनटू 2NO2। एक बार N2O4 ने 2NO2 बनाया, दोबारा इस प्रोडक्ट को इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। इसीलिए ये कौन सी रिएक्शन है? इरिवर्सिबल, जो दोनों दिशाओं में ना हो। ठीक, नेक्स्ट आपका C+O2 कार्बन प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, हमने कई बार की है, कोई समस्या इसमें नहीं है। अब ये रिएक्शन लगभग कंप्लीट। जरा हम शुरुआत से एक बार रिपीट करते हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सेकेंड हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड हमारा डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ ऑक्सीडेशन। फिफ्थ रिडक्शन। सिक्स्थ आपका रिवर्सिबल। सेवंथ आपका इरिवर्सिबल। अब हम लास्ट चैप्टर के लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण ये कह सकते हैं, चैप्टर की जान कह सकते हैं, इसके बिना हमारी नॉलेज पूरी की पूरी अधूरी है अगर हमने ये नहीं पढ़ा, क्योंकि इसकी जनरली जानकारी बहुत बड़ी जरूरी होती है। आगे चलकर कंपटीशन में आपसे क्वेश्चन तमाम प्रकार के बन सकते हैं, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। एज ए टॉपिक, एज ए सब्जेक्ट के रूप में तो ये बात महत्वपूर्ण है ही। चलो जरा बात कर लें। हम बात करें कोरोशन की। जब कोरोशन शब्द हमारे दिमाग में आता है तो दो बातें चलती हैं। पहली बात, कोरोशन मीन्स होता है संक्षारण। शुद्ध हिंदी रूपांतरण इसका होता है संक्षारण। इसका मतलब होता है जंग का लगना। ऑब्वियसली लोहे में जंग लगती है, आपको पता है, लेकिन प्रोसेस होता क्या है जब हम समझ लें इसको। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। पहली बात ये, जंग किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लगाई जाती। कोरोशन किसी मनुष्य के द्वारा घटित कोई घटना नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, एक प्राकृतिक घटना है। आगे समझें, इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स, मोस्टली मेटल्स की ही बात करेंगे, Fe, आयरन, कॉपर, निकेल, Zn, जिंक, पैलेडियम, Pd, प्लेटिनम, Pt, इन विच मेटल्स deteriorate gradually by the reaction of oxygen and water forming an oxide। simple concept, जब कोई मेटल ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आती है
तो डिटेरियोट हो जाती है भैया। क्या हो जाती है? डिटेरियोट हो जाती है। इसका मतलब वो खराब हो गई, उसमें खराबी आ गई, अब वो बेकार हो रही है धीरे धीरे, ठीक है ना। और क्या बन जाती है? एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। जैसे मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। एक धातु ऑक्सीजन के संपर्क में आई तो बन गया आपका ऑक्साइड। इसको बोलते हैं धातु का ऑक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड। ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, वो जो मेटल है उसके सरफेस पर एक लेयर दिखाई देगी, उस लेयर को हम लोग कहते हैं ऑक्साइड लेयर। इसका मतलब धातु में जंग लग चुकी, धातु हो गई कोरोड या उसमें कोरोशन हो गया, संक्षारण की घटना घट चुकी है। अगर कोई आपसे पूछता है जंग का सूत्र बताओ, रस्ट का बताओ, तो आप बताएंगे Fe2O3.X H2O, ये रस्ट का सूत्र है। जंग का सूत्र होता है ऑक्साइड। X मतलब क्या है? X H2O में से हो गया जल की कितने मॉलिक्यूल होंगे हमें नहीं पता है, क्योंकि वाटर है, X इसलिए लिखा गया है। 2 मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन पानी होगा, नमी होगी और साथ में आपका ऑक्सीजन होगा, तब जाकर के कोरोशन होता है। तो जिम्मेदार कारक कौन कौन से कोरोशन के लिए? ऑक्सीजन है, वाटर है, ये मिलकर के मेटल को क्या कर देते हैं? कोरोड कर देते हैं। फॉर्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अगला टॉपिक क्या है हमारा? रैंसिडिटी। इसको बोलते हैं विकृत गंधिता। भाई अगर कोई, जैसे मान लीजिए आपने खाना बनाया रात को, अब रात को खाना बनाया, गर्मी बहुत ज्यादा है, तेज है, तो रात को खाना बनाया गया, सुबह खराब हो गया, मान लीजिए ऐसा हुआ। तो जब खाना खराब हो गया तो विकृत हो गया, विकृत मतलब खराब हो गया, तो उसमें विशेष प्रकार की गंध आएगी। उसको सुगंध तो नहीं कह सकते, उसको दुर्गंध कहा जाएगा, और ये इसको हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। जो रैंसिडिटी जैसा प्रोसेस है, जो रैंसिडिटी है, इसको कहा जाता है विकृत गंधिता। इसका मतलब कुछ तो खराब हो रहा है। क्या खराब हो रहा है? खाना खराब हो रहा है। कैसे? द टर्म रैंसिडिटी मीन्स अ कंडीशन इन विच फूड हैज बिकम अनडिजायरेबल। हमारी इच्छा अब उसको खाने की नहीं है। क्या मतलब समझे? इसका मतलब यह हो गया कि जब खाना क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है, अनडिजायरेबल हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। व्हेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विद द ऑयल एंड फूड, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल तेल से, और जो भोजन है उसमें और भी चीजें तमाम होती हैं, ऑयल से, उस फूड से रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन के टच में खाना आया, तेल के अणु आ गए, द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द फूड इज डिस्टर्ब। जो खाने का नॉर्मल स्ट्रक्चर था, पहले जब बनाया गया था, वो नॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाता है डिस्टर्ब, यानी क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। रिजल्टिंग इन अ चेंज इन ऑर्डर एंड टेस्ट, और उसकी गंध और सुगंध में क्या हो जाता है? डिस्टर्बेंस, मतलब उसका स्वाद पूरा बेकार, उसकी जो दुर्गंध थी वो क्या हो गई? बिल्कुल आने लगी उसमें दुर्गंध, उसका स्वाद बेकार हो गया। इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर कंजप्शन, और एक प्रकार से वो अब यूज के लायक नहीं रहा। कोई ये नहीं कहेगा आप उसका यूज कर लो, क्योंकि पूरी तरह वो क्या हो चुका है? बेकार हो चुका है। अच्छा, आपके जब सवाल मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सवाल आ रहा होगा कि आपने ये तो बताया कि कोरोशन होता है, कोई घटना घटती है, जंग लगती है, रैंसिडिटी बताया कि खाना खराब होता है, बेकार हो जाता है, उसको रैंसिडिटी कहने के लिए। बात यहाँ पे ये क्लियर करनी चाहिए कि अगर ऐसी घटनाएं घट रही है तो इनका कुछ ना कुछ तो बचाव होगा। इनका प्रिवेंशन कैसे किया जाए, इसको रोका कैसे जाए, दैट प्रोसेस। अगर आपको कोरोशन से बचना है तो लोहा है जैसे, और भी जो मेटल्स हैं, उनको ऐसी जगह रखा जाए, ऐसे कंटेनर्स में रखा जाए जहां ऑक्सीजन ना पहुंचती हो। जब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी तो जंग जैसी घटनाएं नहीं घटेंगी। नेक्स्ट प्रोसेस रैंसिडिटी। अच्छा,
ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर खाना खराब हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। अगर ऑक्सीजन को भोजन तक पहुंचने ही ना दिया जाए तो रेंसिडिटी होगी नहीं। अच्छा, इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट यूज किए जाते हैं वायरस को मारने के लिए। एंटीवायरस ऑक्सीजन को मारने के लिए एंटीऑक्सीडेंट यूज किए जाते हैं, जिसका प्रयोग किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए BHA है एक प्रकार का। BHA का फुल फॉर्म क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये एक प्रकार का ऐसा कंपाउंड है, एंटीऑक्सीडेंट है। इसके संपर्क में भोजन को कर दीजिए, ऑक्सीजन के टच में नहीं आएगा और एसिडिटी गैसीय घटना नहीं घटेगी। क्या नाम बताया मैंने? BHA बीटा हाइड्रोक्सी एनिसोल। एक होता है BHT बीटा हाइड्रोक्सी एनिसोल, सॉरी टॉलुइन। BHA और BHT बीटा हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT बीटा हाइड्रोक्सी टॉलुइन जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करके खाने को खराब होने से बचाया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद की चर्चा क्या है? जैसे एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं, कुछ कंटेनर ऐसे होते हैं तो पूरी तरह से बंद होते हैं, हवा का कोई आवागमन उसमें नहीं हो पाता है। उन कंटेनर्स में खाने को रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? खाना खराब नहीं होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे लगता है जो जो टॉपिक मैंने आज कवर किए उस पर रिपीट कर लेने का। क्या पढ़ाया हमने आज? रिवर्सिबल रिएक्शन, सेकेंड आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन, तीसरा जो टॉपिक था हमारा कोरोशन था, चौथा रेंसिडिटी। इस तरह से पहला जो चैप्टर है कक्षा 10 के विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, CBSE बोर्ड, SSC, UP बोर्ड, ICSE कोई भी बोर्ड का हो, प्रथम चैप्टर का लगभग पूरा पोर्शन हमने खत्म कर दिया है। अब जो अगला वीडियो बनेगा हमारा वो सेकेंड चैप्टर पर होगा। इसका मतलब क्या है? क्लास 10th बेस्ड केमिस्ट्री का ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जो मेरे द्वारा पूरी तरह ना पढ़ाया जाए और आपके द्वारा ना पढ़ा जाए। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आपके सपने, आपकी मेहनत का मैं भागीदार सदैव रहूंगा और इसी मेहनत के साथ आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।